तुम्हारे बस की जो हो वो कर लो, जिसको कॉल करना है उसको कॉल कर लो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, मैं किसी से नहीं डरता। मेरा नाम है विक्की सैनी, मेरा ऑफिस है IFCI टावर, नेहरू प्लेस, दिल्ली में। जो आप कर सको वो करो। ये शब्द हैं गो डिजिट कंपनी के एक सर्वेयर के। जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो 5 मिनट में प्रीमियम पे हो जाता है, पॉलिसी बन के हाथ में आ जाती है। लेकिन वहीं जब आप क्लेम लेने जाते हैं, आपको क्लेम करना होता है। जो पैसा आपने इनको कमा कर दिया कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये लोग आपको क्लेम देंगे, आपके नुकसान की भरपाई करेंगे, तो उस समय इनकी नज़र में, इनके एम्प्लॉय की नज़र में आपकी क्या हैसियत है, कितना ही आपको समझते हैं, मेरे शुरुआत के शब्दों से आप समझ गए होंगे। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक कंपनी का सर्वेयर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने क्लाइंट के लिए अगर कर रहा है तो कंपनी की नज़र में और इस सर्वेयर की नज़र में उस क्लाइंट की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी गो डिजिट कंपनी के क्लेम के बारे में। जो सारा वाक्य जो अभी इस क्लेम के लिए हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो रवैया रहा है कंपनी का अपने क्लाइंट के लिए, जो सर्विस रही है कंपनी की अपने क्लाइंट के लिए, आज बात करेंगे उसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपका जो पैसा है वो बच सके, आपका नुकसान ना हो, इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की, ताकि ये जो केस है उसको समझने में आपको आसानी रहे। तो दोस्तों, गो डिजिट की ये पॉलिसी है। बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज GLA। मर्सिडीज बेंज की GLA मॉडल कार है ये। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 0 डेप का इंश्योरेंस इन्होंने लिया हुआ था, और जो पॉलिसी परचेज कर रखी है इन्होंने वो है इंश्योरेंस देखो से। रजिस्ट्रेशन ईयर की बात करते हैं तो 2017 का रजिस्ट्रेशन ईयर है, मतलब लगभग 9 साल इस पॉलिसी को हो चुके हैं। और 9 साल में अगर आपने गाड़ी चलाई है 35,000 किलोमीटर, और अगर आपका NCB है 50%, तो आपने पूरे 9 साल में अभी तक एक बार भी क्लेम नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि आपने गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाया, बहुत ध्यान से चलाया, आपने, आपकी फैमिली ने गाड़ी को अच्छे से इस्तेमाल किया। उसके बाद बात करते हैं इशू डेट की। तो जब पॉलिसी इशू की गई थी इस कार के लिए तो वो डेट थी 30 जुलाई 2024, और अगर बात करें पॉलिसी पीरियड की तो 3 अगस्त 2024 से स्टार्ट होकर 2 अगस्त 2025 तक ये पॉलिसी चलने वाली थी। तो दोस्तों, पॉलिसी को स्टार्ट हुए 8 महीने हो चुके हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू था नहीं कि पॉलिसी अभी ली है और इशू करते ही आपने क्लेम डाल दिया। 8 महीने हो चुके हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि पॉलिसी खत्म होने वाली है, खत्म होते होते आपने डाल दिया क्लेम कि भाई क्लेम ले लेते हैं, बाद में नहीं मिले ना मिले, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉलिसी खत्म होने में भी 4 महीने बाकी है। तो दोस्तों, इस कार के जो ऑनर हैं, इस मर्सिडीज बेंज GLA के जो ऑनर हैं कुलदीप कुमार जी, उनकी ये जो कंडीशंस है ये दिखाती हैं कि इन्होंने इस कार को बहुत अच्छे से ड्राइव किया है, बहुत अच्छे से इस कार को रखा है, इनकी फैमिली ने इस कार को बहुत अच्छे से ड्राइव किया है। क्योंकि अगर आप 50% का NCB कैरी कर रहे हैं 9वें साल में भी, तो इसका मतलब है आप गाड़ी को ध्यान से चलाते हैं, आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, और अपने व्हीकल का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सीडेंट की। तो दोस्तों, 3 मार्च 2025 को ये एक्सीडेंट हुआ था। 3 मार्च 2025 को रात 8:40 पर एक्सीडेंट हुआ था। कार वॉज ड्रिवन बाय दीपक जी। तो हमारे दीपक जी हैं, वो कार को ड्राइव कर रहे थे। दीपक जी हैं कुलदीप कुमार जी के बेटे, जो उस दिन कार लेके गए हुए थे और वही रात को उसको ड्राइव कर रहे थे। दीपक जी सिंगल रोड पर जा रहे थे, जहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं था, और एक ही रोड पर जाना, उसी रोड से आना हो रहा था। और जब दीपक जी अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं तो एक जो कार है वो सामने खड़ी हुई है। ड्राइव करते हुए जब उन्हें देखा दीपक जी ने कि भाई वहाँ पर जो कार है वो खड़ी हुई है, वो चल नहीं रही है, तो उन्होंने उस कार को ओवरटेक करके निकलने के लिए गाड़ी को राइट लिया हल्का सा। और जब राइट लेकर वो गाड़ी को सीधा करे तो सामने से एक टेम्पो आ रहा है, और टेम्पो ने सामने से आगे से मारते हुए जो दीपक जी का राइट साइड का हिस्सा है उसको मारते हुए, और वो टेम्पो वाला भाग के चला गया। अब रोड सिंगल है, ट्रैफिक और भी जा रहा है, तो गाड़ी को एकदम से घुमाना, मोड़ना, ऑफिस को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और टेम्पो वाला मारा, टेम्पो वाला रुका ही नहीं, क्योंकि टेम्पो पर कुछ ज़्यादा असर होता नहीं है ऐसी चीज़ों का, और जो गाड़ी है, जो कार्स होती हैं, उन पर एकदम से इम्पैक्ट आता है। तो टेम्पो वाले ने मारा और मार के भाग गया। दीपक जी जब तक समझ पाते तब तक एक्सीडेंट हो चुका था, वो जो टेम्पो वाला था वो भाग चुका था। जब दीपक जी गाड़ी में से उतरे तो देखा कि उनके जो कार है उसका राइट साइड का जो हिस्सा है वो डैमेज हो चुका था, और जब गाड़ी को वो राइट ले रहे थे
अगली वाली गाड़ी जो लेफ्ट में खड़ी हुई थी उनके, उससे जब उसको बचाने के लिए राइट ले रहे थे तो लेफ्ट साइड का भी कुछ हिस्सा उनका हल्का सा डैमेज हो गया था। अब अगले दिन 4 मार्च 2025 को कार का एक्सीडेंट हुआ, 3 मार्च को रात को 8:40 पे, और 4 मार्च को दिन में दीपक जी अपनी कार लेके सर्विस सेंटर पहुंचे और साथ में मैं भी उनके साथ वहाँ पहुंच गया। कार सबमिट हमने कर दी TNT मोटर्स में। ओखला दिल्ली के अंदर एक TNT मोटर्स का वर्कशॉप है जहाँ पर बॉडी शॉप भी है, तो उसी TNT मोटर्स के वर्कशॉप में जो ओखला में अवेलेबल है उसमें हमने उस कार को दिया। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पेंडिंग रह गए थे क्योंकि उस पर कुलदीप कुमार जी के साइन होने थे, जैसे क्लेम फॉर्म हो गया या एक लेटर जो लिखवाया था जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना था, उन सब पे कुलदीप जी के साइन होने थे। तो फिर घर जाकर डॉक्यूमेंट पे साइन कराकर 6 तारीख को, जो 6 मार्च 2025 है, सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो हमने कंप्लीट कर दिए और सारे डॉक्यूमेंट हमने TNT मोटर्स में जमा कर दिए। TNT मोटर्स में सचिन जी को हमने गाड़ी हैंड ओवर की। सचिन जी जो कि बॉडी शॉप जो एडवाइज़र हैं, वो जो हमें TNT मोटर्स में मिले थे, गाड़ी भी हमने उन्हीं को दी थी और डॉक्यूमेंट भी सारे हमने उन्हीं को ही हैंड ओवर करे और सारे डॉक्यूमेंट हमने 6 तारीख को कंप्लीट कर दिए थे। और जब 4 तारीख को हम गाड़ी सचिन को हैंड ओवर कर रहे थे, उस समय भी सचिन ने हमसे ये बात बोली थी कि ये जो गोडिजिट कंपनी है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है आजकल, तो जो आपके एजेंट हैं उनसे आप बात कर लेना। मैं तो क्लेम डाल ही दूंगा यहाँ से, लेकिन आप भी उनसे बात कर लेना कि जब क्लेम होगा तो क्लेम के टाइम पर आपके जो एजेंट है वो अपने सोर्सेज से बात करते रहें ताकि क्लेम आसानी से पास हो जाए, जल्दी पास हो जाए थोड़ा सा। तो सचिन की इस बात से हमने उस समय इतना गौर नहीं किया, लेकिन जो सारा प्रोसेस हुआ है ना, अब समझ में आता है कि सचिन ने वो बात क्यों बोली थी। अब दोस्तों मैं आपको ये सारी चीज़ क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि डिटेल आपको सारी समझ में आए और ये आपको समझ में आए कि एक क्लीन केस, जो कि बिल्कुल क्लीन केस है, जिसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है और केस समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं आने वाली है, वो एक क्लीन जो केस है ना, उस क्लेम में भी इन लोगों ने क्या अति मचा रखी है, क्या कस्टमर को परेशान कर रखा है, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ। और 7 तारीख को जो क्लेम था वो सबमिट किया गया, फाइल किया गया सचिन के द्वारा। सचिन ने ही हमारे ब्याह पे क्लेम डाला था, क्लेम सबमिट कर दिया गया, क्लेम नंबर भी हमारा जनरेट हो गया। यहाँ तक जो प्रोसेस था वो बिल्कुल स्मूथ रहा। अब जो कहानी शुरू होती है वो होती है गोडिजिट की। गोडिजिट की कलाकारी की है, गोडिजिट ने क्या क्या कलाकारी करी, कैसे उसने हमें परेशान करा, तो आप बात करते हैं उसके बारे में। अब दोस्तों 7 तारीख को क्लेम डाला गया, 7 तारीख को शाम को हमने सचिन से बात की, 8 तारीख को बात की, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। सचिन के पास किसी भी सर्वे का कोई कॉल नहीं आया सर्वे करने के लिए, हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, दीपक जी के पास कोई कॉल नहीं आया, और किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हमारा, सचिन जी का या फिर दीपक जी का कंपनी से नहीं हुआ। 12 तारीख को, 7 तारीख को क्लेम डाला और क्लेम 7 से अगर आप लगाएंगे तो लगभग 6ठा दिन होता है 12 तारीख। 12 तारीख को दीपक जी के पास एक ईमेल आता है उनकी गाड़ी के लिए। अब वो ईमेल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये 12 तारीख को उन्होंने में जो लेटर भेजा है दीपक जी को हमारे, और इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, वी आर राइटिंग टू यू विद रेफरेंस टू योर व्हीकल क्लेम रिपोर्टेड टू अस ऑन 7th मार्च फॉर डैमेजेस दैट अकर्ड ऑन 3rd मार्च 2025. We have reviewed your claim and find that your vehicle has not been left for repairs at the workshop. इसके हिसाब से वर्कशॉप में जो व्हीकल है वो अवेलेबल नहीं है रिपेयर्स के लिए। Additionally, on review of your claim, we have identified a few documents that are pending for submission. We request you help in submitting the below documents: RC and ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों अब आप देखिए कितना झूठ बोल के ये आदमी काम कर रहा है। 7 तारीख को क्लेम डाला है, 12 तारीख तक ये नहीं पहुंचा वहाँ पर, और नहीं पहुंचा तो उसको छुपाने के लिए इसने इल्ज़ाम किस पर लगाया, सीधा मर्सिडीज़ पर या अपने क्लाइंट के ऊपर, कि जो 4 तारीख को आपने व्हीकल छोड़ा है, 7 तारीख को जिसका क्लेम हुआ है वो व्हीकल ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब सोचो कितना झूठ बोल के इसकी कंपनी के ये लोग काम करते हैं। जबकि 3 तारीख को गाड़ी लगी थी, 4 तारीख को हमने गाड़ी सर्विस सेंटर में छोड़ दी थी, 6 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट करके छोड़ दिए थे, एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था जो पेंडिंग था। सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम दे चुके थे, लेकिन उसके बाद भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर इसने इल्ज़ाम डाला ताकि कंपनी की तरफ से या किसी और की तरफ से इस पर जवाबदारी ना रहे। तो दोस्तों देखा आपने, विक्की सैनी जी के हिसाब से, जो कि गोडिजिट के सर्वेयर हैं, इनके हिसाब से जो गाड़ी थी वो टार्जन द वंडर कार बन चुकी है और अपने मूड के हिसाब से सर्विस सेंटर से जाती है, सर्विस सेंटर में आती है, अपने मूड के हिसाब से आती जाती रहती है। और जब विक्की सैनी जी सर्वे करने गए थे 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, तब ये कार अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद जब इनको कार नहीं मिली तब इन्होंने
दीपक जी को एक ईमेल किया कि आपकी जो कार है वो रिपेयर के लिए वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए कि गोडरेज कंपनी, जिस पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली जी हैं, वो गोडरेज कंपनी इतने बड़े ब्रांड मर्सिडीज बेंज पे इल्ज़ाम लगाती है कि इसके अंदर जो गाड़ी खड़ी हुई थी, 4 तारीख को जो गाड़ी आई थी, वो गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और जब मैं सर्विस सेंटर गया था गाड़ी के इंस्पेक्शन करने के लिए, तो गाड़ी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। दोस्तों, ये जब ईमेल दीपक जी के पास आया, दीपक जी ने तुरंत मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजा, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। इसी स्क्रीनशॉट को मैंने सचिन को भेजा, जो कि TNT मोटर्स में जो एडवाइज़र हैं उनको मैंने भेजा, जो बॉडी शॉप एडवाइज़र हैं। जब मैंने उन्हें ये स्क्रीनशॉट भेजा तो छूटते उनका जवाब था, मैं बात करता हूँ इससे, इन्होंने नौटंकी मचा रखी है, हर केस में ड्रामेबाजी करते हैं ये लोग। तो दोस्तों, ये कुछ भी ड्रामेबाजी नहीं थी, ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना था। 7 तारीख को जब केस डाला था तो 24 से 48 घंटे का टाइम होता है, जो कि कंपनी के हिसाब से टैट होता है कि 24 से 48 घंटे में इंस्पेक्शन करनी होती है, और इंस्पेक्शन के बाद 24 से 48 घंटे में आपका अप्रूवल आना चाहिए। तो जब 7 तारीख को क्लेम डाला, 12 तारीख तक ये नहीं पहुंचा। इसको कुछ ना कुछ दिखाना था कंपनी को, कुछ ना कुछ दिखाना था कस्टमर को। तो इसने एक ईमेल तैयार करके भेज दिया। इसने ये नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं पहुंचा, मैं क्या करता रहा, मैं 6 दिन से क्या कर रहा था, इसने कुछ नहीं बताया। अपनी नाकामी, अपनी मक्कारी दिखाने के लिए इसने दीपक जी को ईमेल किया, इल्ज़ाम लगाया मर्सिडीज़ पे कि वहाँ गाड़ी अवेलेबल नहीं है। दीपक जी को मेल करके, वो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी से। सोचो कि गोडरेज की ऑफिशियल ईमेल आईडी से ये बंदा गलत ईमेल, झूठ बोल के ईमेल कर रहा है, झूठा ईमेल कर रहा है कि गाड़ी आपकी अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए, आपने गोडरेज से पॉलिसी ले ली, चलिए प्रीमियम कस्टमर हैं, झेल भी जाएंगे, अगर गाड़ी नहीं भी हुई तो झेल जाएंगे। अगर कोई कस्टमर अपनी गाड़ी EMI पर लेके आता है और इस तरह की बात सुनकर, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति होगा, क्या वो परेशान नहीं होगा कि मेरी गाड़ी अवेलेबल नहीं है उसके अंदर, मैं गाड़ी छोड़कर आया हूँ और मेरी गाड़ी नहीं है। आप सोचिए कि कितना किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, किस तरीके से इस कंपनी के लोग काम करते हैं। इन्हें यही नहीं पता कि जो हम आगे ईमेल कर रहे हैं, जो हम आगे लोगों को बोल रहे हैं, उस बात का लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। अब उसके बाद जब मैंने सचिन को बोला तो सचिन ने तुरंत इसको फ़ोन लगाया 12 तारीख को ही, और जो ये स्क्रीनशॉट था उसके बारे में बात की। अब इसने क्या बात की सचिन से, क्या बातों में घुमाया इसने, और सचिन को बोला कि मैं कल 13 तारीख को आके इस गाड़ी का सर्वे करूँगा। अब सर्वे होता है 13 तारीख को, 13 मार्च 2025 को सर्वे इनका हो जाता है कंप्लीट। सुबह 10-11 बजे के आसपास इनका सर्वे कंप्लीट हो जाता है। 13 तारीख को शाम तक मैंने कॉल किया, कोई अप्रूवल वहाँ पर नहीं आया। 14 को हमने कॉल किया, हमने 15 को कॉल किया, 16 को, 17 को, 18 को, 19 तारीख को। 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक 7 दिन होते हैं। 7 दिन तक मैंने फ़ोन किया विक्की सैनी को, कभी तो ये फ़ोन नहीं उठाता और कभी जवाब नहीं देता, व्हाट्सएप पे कभी रिप्लाई नहीं करता, और हर बार इसका जवाब होता है हमने आगे भेजा हुआ है। सचिन बार बार इनको कॉल करते हैं, ये कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। किसी भी आदमी का ये फ़ोन नहीं उठाता, ढंग से रिप्लाई नहीं करता, और 7 दिन से केस को लटका के बैठा हुआ था, जबकि जो टैट होता है वो 24 से 48 घंटे का होता है। 13-14 तारीख के आसपास जब इससे मेरी बात हुई, इसने मेरा फ़ोन उठाया। उस समय इसने बोला कि मैंने एस्टीमेट मंगाया हुआ है सचिन से, वो हमें एस्टीमेट भेज देंगे मर्सिडीज़ वाले, तो हम इसको अप्रूव कर देंगे। सचिन ने एस्टीमेट भी भेज दिया। उसके बाद भी इसको फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाया। कभी उठा लिया तो मैंने आगे भेजा हुआ है, मैंने आगे भेजा हुआ है, कभी कुछ, हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ रीज़न बताया। और पिछले 7 दिन से हमेशा कॉल करते हैं, सचिन कॉल करते हैं या दीपक जी कॉल करते हैं, ये किसी का फ़ोन नहीं उठाता है तो उसका एक जवाब होता है मैंने आगे भेजा हुआ है। अब दोस्तों, मैं सवाल करता हूँ इस कंपनी से, इस कंपनी के सर्वेयर विक्की सैनी से, और मैं सवाल करता हूँ आप लोगों से भी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब देना इस बात का कि मेरी गाड़ी 15-16 दिन से डैमेज एक सर्विस सेंटर में खड़ी हुई है, और 15 दिन से 16 दिन से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब मेरे पास नहीं आया है कंपनी की तरफ से। पहले इंस्पेक्शन करने में टाइम लगाया, वहाँ 6-7 दिन लगा दिए, उसके बाद अप्रूवल देने में 6-7 दिन लगा दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कंपनी से या फिर किसी भी व्यक्ति से कि आपकी अगर गाड़ी 15 दिन से सर्विस सेंटर में खड़ी है, आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहा, आपका फ़ोन वो बंदा नहीं उठा रहा, आपको ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या आप कंपनी से पूछेंगे नहीं? आप कंपनी से जवाब नहीं मांगेंगे? क्या आप गुस्सा नहीं करेंगे? क्या आप इस बात पे नाराज़ नहीं होंगे कि 15 दिन से मेरी जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है, उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये पहले इंस्पेक्शन नहीं कर रहा था, फिर अप्रूवल नहीं दे रहा, और कब ये अप्रूवल देगा और गाड़ी कितने दिन के बाद हमें मिलने वाली है। अब लास्ट में जो हमारी बात हुई है सर्वेयर से, वो ही है 19 मार्च 2025 को।
तो 19 मार्च को शाम को लगभग 4 बजे के आसपास इससे हमारी बात हुई है और हमने इससे पूछा है कि भाई हमारी गाड़ी पे क्या चल रहा है, अप्रूवल में कितना टाइम लगेगा, कब तक अप्रूवल आएगा। तो सबसे पहले तो बोलता है कि टोन को नीचे करके बात करो, मैं ऐसे बात नहीं करता। तो मैंने जब इससे पूछा, मैंने कहा भाई कैसे बात करूँ फिर आपसे, कह रहा मैं ऐसे बात नहीं करता, और इसने फ़ोन काट दिया। मैंने इसे दोबारा कॉल लगाया, तीसरी बार कॉल लगाया, चौथी बार कॉल लगाया, पांचवी बार को, मैं ऐसे बार बार कॉल लगा रहा हूँ क्योंकि 15 दिन से गाड़ी खड़ी है, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मुझे भी दीपक जी को जवाब देना है। दीपक जी मुझसे पूछ रहे हैं, मैं सचिन जी से पूछ रहा हूँ, दीपक जी सचिन जी से पूछ रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं किसी के पास। मैं बार बार इसको कॉल कर रहा हूँ और फिर इसने एक बार कॉल भी उठा लिया। ये फिर बहस करने लगा कि मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, मुझे फ़ोन मत करो, कस्टमर केयर पे बात करो, कस्टमर केयर वाले बताएंगे आपकी गाड़ी का अप्रूवल कब आएगा। कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, आपको जिसको कॉल करना है कॉल कर लो, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरा नाम विक्की सैनी है, मेरा ऑफिस है IFCI टावर नेहरू प्लेस के अंदर, जिसको बोलना है बोलो। अब मैं इस बेवकूफ़ को क्या समझाऊँ कि जो नाम लिए हैं तुमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट एक छोटा सा डिसीजन अगर दे दिया तुम्हारी कंपनी के खिलाफ, तो तुम्हारी नौकरी तो बहुत छोटी बात है। जो कंपनी है ना गो डिजिट तुम्हारी, ये पूरी कंपनी भी बंद हो सकती है। मेरी गाड़ी पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, हर चीज़ का एक टाइम होता है। इंस्पेक्शन करेंगे तो उसका भी कोई टाइम होता है, इतने दिनों में आपको कंप्लीट करनी है। सर्वे के बाद जो अप्रूवल आएगा उसका भी टाइम होगा कि इतने दिन में आपको अप्रूवल देना है। एटलीस्ट आप कम से कम बताएंगे तो सही कि क्या चल रहा है, कितना टाइम इसमें लगने वाला है। आपने अनलिमिटेड टाइम के लिए, कोई टाइम नहीं है, कब आप अप्रूवल देंगे, कब इंस्पेक्शन करेंगे, कुछ नहीं पता। इंस्पेक्शन करने के लिए आपका मूड होगा तो आप आ रहे हैं 6 दिन से, वरना गाड़ी खड़ी है, नहीं है तो झूठ बोल दिया कि अब गाड़ी थी नहीं यहाँ पर। उसके बाद जब सर्वे हो गया तो अप्रूवल के लिए मामला लटका हुआ है, 1 हफ्ते से अप्रूवल ही नहीं आ रहा। पता नहीं किस तरह का अप्रूवल दे रहे हैं, जो इनके लोग बैठे उनको समझ नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आता ऐसे लोगों को तो बिठा क्यों रखा है। इस कहानी के अंदर ऐसा क्या है जो इनके लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो इस सर्वेयर को समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो इनका काम करने का तरीका है वो बहुत ही घटिया, बहुत ही बचकाना और बहुत ही मक्कारी भरा है। किसी दिन कोई ढंग का आदमी अगर तुम्हें मिल गया तो नौकरी वोकरी सब चली जाएगी, निपटा देगा तुम्हें ढंग से वो। और जो गो डिजिट कंपनी है इसको भी अच्छी खासी पेनल्टी किसी ने भरनी पड़ जाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का नाम ना लो तो ही ठीक है। इस पूरे डिस्कशन के दौरान इस व्यक्ति ने, विक्की सैनी ने, गाड़ी के बारे में कोई बात नहीं करी। गाड़ी के बारे में कोई इसने कुछ नहीं बताया कि क्या चल रहा है, कब अप्रूवल आया, कुछ नहीं। इसको फ़ोन कर लो, उसको फ़ोन कर लो, मेरे ऑफिस चले जाओ, सब कुछ कर लो। लेकिन गाड़ी के बारे में इस आदमी ने एक डिसीजन नहीं दिया, एक अप्रूवल के बारे में कोई बात नहीं करी और कुछ भी ऐसा नहीं बताया, कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया कि जिस जवाब को सुनकर मैं भी कह सकूं ठीक है कि चलो लेट हो गया, कोई बात नहीं, मैं और वेट कर लूँगा। तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो अब सोचो आप लोग कि आपने अच्छी खासी मोटी रकम दे रखी है। इस जो गाड़ी है मर्सिडीज GLA, इसका प्रीमियम भी कोई कम नहीं है, लगभग 50,000 के आसपास का प्रीमियम गया हुआ है। और रकम फिर कितनी भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, आप अपनी कमाई का एक हिस्सा इनको देते हैं अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए कि जब भी कोई फाइनेंशियल लॉस होगा तो कम से कम ये कंपनी आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन जब कोई ऐसा लॉस होता है, और ये जो कंडीशन आज हुई हमारे साथ, ये जो कंडीशन आती है, तो उस समय ये जो लोग हैं विक्की सैनी से लोग, ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। ये कंपनियां आपका मजाक बनाती हैं कि पैसा तो हमारे पास आ ही चुका है, अब तो जो काम करना है हमें अपने तरीके से काम करना है, क्लेम देना है, नहीं देना है, अप्रूवल करना है, पब्लिक को कैसे परेशान करना है, लोगों को कैसे नचाना है इनके पीछे, ये सब ट्रिक इन्हें आती है। पैसा इनके पास पहुंच गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जो अप्रूवल आएगा उसके पीछे ये जो कस्टमर हैं, ये जो कस्टमर लोग हैं, ये भीख सी मांगते रहेंगे, इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, गालियाँ खाते रहेंगे, ये लोग धमकियाँ देते रहेंगे कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। अब सोचिए ना कि आपने पैसा दिया और आप पूछ ही तो रहे हैं कि मेरी गाड़ी का क्या हुआ भाई, मेरे अप्रूवल का क्या हुआ, और उसके जवाब में ये जवाब कि जिसको फ़ोन करना कर लो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये जवाब इसका। 15 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, अगर ये ठीक से काम करते तो 24 से 48 घंटे में सर्वे हो जाता, 24 से 48 घंटे में सर्वे के बाद अप्रूवल आ जाता, अब तक गाड़ी का काम भी हो चुका होता और शायद अब तक DO आके गाड़ी घर भी जा चुकी होती और दीपक जी उस गाड़ी को इस्तेमाल भी कर रहे होते। लेकिन इस व्यक्ति की वजह से, इस कंपनी की वजह से गाड़ी डिले हुई और 15-16 दिन से गाड़ी वैसी की वैसी खड़ी हुई है, उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। और उसके बाद जब 19 तारीख को हमारी बातचीत हुई है, जो भी बहसबाजी हुई है, उसके बाद उसके 2 घंटे के बाद एक दोबारा से ईमेल बनाया विक्की सैनी ने, और वो ईमेल दीपक जी को उसने दोबारा से किया है। अब वो ईमेल जो उन्होंने दोबारा किया है वो क्या ईमेल है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमें ईमेल किया है विक्की सैनी ने 19 तारीख को, We are writing to you with reference to your vehicle claim reported to us on 7th March for damages that occurred on 3rd March and surveyed on 13th March. Following our inspection and basis the information available,
We find the damages sustained to your vehicle does not correlate with the cause of loss as mentioned at the time of claim intimation. तो मेरे भाई, तुम बिल्कुल नए नए लगे हो क्या? तुम्हें काम करने का तरीका नहीं पता? जब आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन ली तब आपको नहीं देखा कि जो कहानी है दी है, जो लिख के आपको दिया है कि गाड़ी कैसे लगी है, उसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा? 6 दिन के बाद आपको समझ में आया कि मैच कर रहा नहीं कर रहा, और वो भी जब काफ़ी बातचीत हुई है, तुम उससे पहले फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जब उसके बाद तुमने चिढ़न की वजह से ये लेटर बना के भेज दिया। उसके बाद वी सीक योर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ लॉस इन डिटेल विच वुड हेल्प अस इन टेकिंग योर क्लेम फॉरवर्ड। टिल देन वी आर कॉन्स्टेंट टू रिजर्व आर राइट्स ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ द सेट क्लेम। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, इस तरह की कंपनी, इस तरह के लोग, क्या आप पसंद करेंगे ऐसे लोगों से इंश्योरेंस कराना जो आपको पहले तो 15-15 दिन परेशान करें, और उसके बाद जब आप इनसे पूछने जाएंगे तो बदले में आपका जवाब मिलेगा कि यहाँ चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, जो मर्ज़ी कर लो, कस्टमर केयर पे कॉल कर लो, और नहीं तो ये आपको लेटर बना के आपको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे कि कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान उसमें हो सकता है। अब आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि आपको ऐसे लोगों से इंश्योरेंस कराना है या किसी और दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस कराना है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जो अच्छे से आपको क्लेम देती हो, और जो आपके क्लेम के टाइम पर आपको इस तरह से परेशान ना करती हो। तो दोस्तों, ये है सारी बात कि जब तक फ़ोन नहीं कर रहे थे, आराम से प्यार से पूछ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आज थोड़ा सा टाइट करके पूछ लिया तो ये लेटर उन्होंने आज भेज दिया। अब दोस्तों, एक चीज़ और, साउथ दिल्ली के एक एमएलए हैं, उनके छोटे भाई हैं ये, उनके रियल कज़न ब्रदर हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगाओ कि ये जब कंपनी इन लोगों को क्लेम नहीं दे रही है, इन लोगों के साथ ये ड्रामेबाजी कर रही है, इन एचएनआई क्लाइंट के साथ जब ये इस तरह का व्यवहार कर रही है, तो सोचो कि आप और हम जब इस तरह के क्लेम में फंसेंगे तो क्या हम इनसे क्लेम ले पाएंगे? और दूसरी चीज़, एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी सैलरी किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है, जिस आदमी की सैलरी 30,000 है, 40,000 है, जिसकी सैलरी महीने की 25 तारीख आने से पहले ख़त्म हो जाती है और वो आदमी इंतज़ार करता है 30 तारीख का, अगर वो व्यक्ति गो डिजिट से अपना इंश्योरेंस कराएगा और उसके साथ अगर ऐसी कंडीशन फंसेगी तो उसका तो पैसा भी गया, उसकी गाड़ी भी वहाँ खड़ी हुई है, वो बिना पैसे के ठीक होगी नहीं। पैसा इंश्योरेंस में दिया था वो गया, जो गाड़ी खड़ी है वो खड़ी है, या तो वो गाड़ी ठीक नहीं कराएगा, या फिर अगर वो ठीक कराएगा तो किसी से कर्जा लेके ठीक कराएगा। और अगर गाड़ी ठीक हो भी गई तो कहीं ना कहीं कंपनी आपको कर्जदार बनाकर वहाँ पर छोड़ देगी। और क्यों छोड़ देगी? ऐसे विक्की सैनी जैसे लोगों की वजह से आप कर्जा लोगे और कर्जा लेके इस गाड़ी को ठीक कराओगे, गाड़ी ठीक कराने का रिइंबर्समेंट डालोगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जो पैसा है वो आपका गया। ये होगा क्यों? क्योंकि विक्की सैनी जैसे लोग या फिर ये गो डिजिट कंपनी, इस तरह की कंपनियां ऐसा करती हैं, पहले पैसा ले लेती हैं, पैसा लेने के बाद जब क्लेम देने की बारी आती है तो फिर ये कंपनियां ड्रामेबाजी करती हैं। हम कंपनी से डिमांड करते हैं कि भाई सबसे पहले तो इस सर्वेयर को चेंज किया जाए हमारे केस में, उसके बाद इस सर्वेयर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग कंपनी का भी नुकसान करेंगे, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब करेंगे, और ये कस्टमर का भी नुकसान करेंगे, क्योंकि वहाँ भी मेंटली लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। तो सबसे पहले तो सर्वेयर चेंज करें, उसके बाद इस विक्की सैनी के खिलाफ एक्शन लें। अब क्या एक्शन लेंगे वो तो देखा जाएगा कि गो डिजिट कंपनी के क्या नियम कानून है, पता चले कि काम ही सारा इनका ऐसे ही होता है, सारे अंदर के जो लोग हैं इनके सारे ऐसे ही काम करते हैं, लोगों को ऐसे ही सिखाया जाता है, तो एक बात अलग है। लेकिन अगर कंपनी में कुछ नियम कानून होंगे तो कंपनी मुझे लगता है कि इसके खिलाफ जरूर एक्शन लेगी। उसके अलावा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो क्लेम है उसको पास किया जाए, और पास करके जल्दी से गाड़ी पर काम शुरू किया जाए, ताकि जो गाड़ी है वो गाड़ी जल्दी से जल्दी कुलदीप जी को मिल सके। अब दोस्तों, बात करते हैं कंक्लूजन की, कि जो गाड़ी का इंश्योरेंस है गो डिजिट का, ये हमें अपने लिए लेना चाहिए, अपनी गाड़ी के लिए, या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आज मैंने इस केस में देखा, मैंने खुद बात की, मैंने खुद इस केस को झेला है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो गो डिजिट के काम करने का तरीका है वो बहुत ही घटिया है। इसके जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत घटिया हैं। ये सिर्फ विक्की सैनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सिटी से मेरे पास मैसेज आते हैं और हर सिटी से मेरे पास कॉल्स आती हैं गो डिजिट के लिए, और जगह जगह पर लोगों को परेशान करते हैं। लोग पॉलिसी तो करा लेते हैं, लेकिन क्लेम के टाइम पर ये लोग बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और बहुत जगह क्लेम नहीं देते हैं। तो दोस्तों देखो, गाड़ी आपको इंश्योर्ड करानी है, सबसे पहले काम क्या करना है कि जिस एरिया में आप रहते हो, जहाँ आप क्लेम कराते हो, सबसे पहले तो उससे बात करें कि भाई हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे गो डिजिट से या किसी और कंपनी से, कि ये कंपनी कैसा क्लेम देती है, इसके सर्वर कैसे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि गो डिजिट ख़राब क्लेम देती है, हो सकता है कंपनी अच्छी हो, लेकिन जो इसके लोग हैं वो कुछ लोग नालायक हों, काम ना करते हों, तो उनकी वजह से कंपनी की बदनामी हो रही है। तो अगर आपके एरिया में
आपका जो सर्विस सेंटर है अगर वो कहता है कि गोल्डजेट ठीक काम कर रही है तो आप इसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं बिल्कुल मना करूंगा इस कंपनी से इंश्योरेंस मत लेना, क्योंकि हमने जो इसका एक्सपीरियंस अभी किया है ना, अगर ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमें ठीक नॉलेज है इंश्योरेंस की, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेकिन ठीक नॉलेज है, हम जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग अनजाने में पॉलिसी ले लेते हैं। पॉलिसी लेने के बाद सिर्फ आप परेशान होंगे, आपको परेशान करेंगे। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप और कंपनियाँ हैं, और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, टाटा एजी है, HDFC अर्गो है, ICICI लोम्बार्ड है, बजाज है, इन कंपनी में आप जाओ। ये कंपनियाँ बहुत पुरानी कंपनियाँ हैं और बहुत अच्छी कंपनियाँ, अच्छे से क्लेम देती हैं, इनकी कंप्लेंट्स बहुत कम आती हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें गोल्डजेट की, तो जो उसका मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं बिल्कुल मना करूँगा कि भाई इस कंपनी की पॉलिसी कराने से पहले 10 बार सोच लेना, वेरीफाई कर लेना, सर्विस सेंटर से बात कर लेना। उसके बाद जब कोई और ऑप्शन ना मिले तब एक बात अलग है, अदरवाइज़ कोशिश करना इसको इग्नोर ही किया जाए, इसकी पॉलिसी ना ली जाए। क्योंकि पॉलिसी ले लोगे, सस्ती हो सकता है मिल भी जाए, ज़्यादा सस्ती भी नहीं मिलती, मिल जाएगी, लेकिन जब पॉलिसी लेने क्लेम लेने जाओगे ना तो ये सारे तुम्हारे कर्म करा देंगे। पैसे लेने में कोई कर्म नहीं कराते, बहुत जल्दी पैसे ले लेते हैं, लेकिन जब क्लेम देने का टाइम आता है तो वहाँ ये बहुत परेशान करेंगे और क्लेम के टाइम पर ये ऐसा महसूस करा देंगे, आपको बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करा देंगे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का गोल्डजेट कंपनी के बारे में, इसके क्लेम के रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो लगता है कि हेल्पफुल है तो फिर अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको बताऊँ, ध्यान रखना, इस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते वक्त आपको ध्यान रखना है और बहुत ही सतर्क रहना है। धन्यवाद।